Assalamu alaikum. Good evening. In fact, good night, everyone. I hope everyone is fine. So, अभी मैं कुछ लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स सेंड किए हुए हैं. I will discuss those queries. So, अगर आप भी कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली जो आपसे नहीं हो रहा, तो you can send the question. So, मैं अब one by one कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ. अच्छा जी, सबसे पहले रानिया के कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं. रानिया हैं यहाँ पे मीटिंग में? ओके, यस शी इज. ओके जी, एक तो ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन तो आई थिंक मेरी वर्कशीट का ही है. बहरहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को. टाइम सेव करने के लिए जिसका जो क्वेश्चन भी डिस्कस हो, बेहतर है कि अगर आप मुझे साथ मेंशन कर दें कि कोई कौन सा पार्ट, और जब आपको वो क्लियर हो जाए तो वहीं पे मुझे आप स्टॉप कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा. सो रानिया, इसमें बताएंगे कि कोई क्वेश्चन कंप्लीट करूं या कोई स्पेसिफिक पार्ट है? Last part. लास्ट पार्ट, ओके. सो ऊपर से सिर्फ जल्दी से पढ़ लेते हैं. लोड्स ए एंड बी ऑफ masses 1.2 2 kg respectively are attached to the ends of a light inextensible string which passes over a fixed smooth pulley. A is held at rest and B hangs freely with both parts straight of the string vertical. A is released and starts to move upward. It does not reach the pulley in the subsequent motion. Find the acceleration and tension, वो आपके पास आ चुकी है. Find for the first 1.5 meters of A's motion, A's gain in kinetic energy, work done on A by tension the string, A's gain in kinetic energy. B hits the floor 1.6 second after A is released. B comes to, okay जी. चलिए जी, डायरेक्टली हम करने लगे हैं थर्ड पार्ट. सो उसके लिए मैं थोड़ी सी पहले डायग्राम ड्रॉ कर लूं कि सपोज ये पुली है. This is A and this is B. A का वेट था 12 न्यूटन डाउनवर्ड. ओके, 12 न्यूटन डाउनवर्ड. बी का वेट था 20 न्यूटन डाउनवर्ड. सो टेंशन अपवर्ड, टेंशन अपवर्ड. आपने पार्ट वन में जो एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड कर लिया, मुझे आंसर्स बता दीजिए रानिया. Acceleration 2.5 or tension 15 Newton. एक्सेलरेशन 2.5 एंड टेंशन 15 न्यूटन. ओके जी, अब आपको पता है इसमें कि बी वॉज बेसिकली मूविंग डाउनवर्ड और ए वॉज मूविंग अपवर्ड. ओके, उसने कहा है कि बी हिट्स द फ्लोर 1.6 सेकंड आफ्टर ए इज रिलीज्ड. सो अब हो क्या रहा है कि 1.6 सेकंड्स के बाद दिस इज फ्लोर, बी हिट करता है 1.6 सेकंड्स के बाद हिट करेगा फ्लोर को. बी कम्स टू रेस्ट विदाउट रीबाउंडिंग एंड द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक. ओके, सो उस वक्त ए ने जो मूवमेंट की, ए का जो मोशन था वो था अपवर्ड. सो ये वो टाइम है 1.6 सेकेंड. इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 2.5. उधर भी एक्सेलरेशन वही थी 2.5, क्योंकि ये वो मोशन है जब स्ट्रिंग के साथ दोनों पार्टिकल्स कनेक्टेड थे. सो एक्सेलरेशन भी है, टेंशन भी है, इनिशियल स्पीड भी आपको पता थी इसमें 0 है, और तीन इंफॉर्मेशन है. आप इसमें से चाहें तो कुछ भी फाइंड कर सकते हैं. आपको फाइंड क्या करना है?
Find the time from the instant the string becomes slack until it becomes taut again. देखिए जब ए हिट करेगा फ्लोर को, सॉरी बी जब हिट करेगा फ्लोर को, तो उस वक्त ए इस पोजीशन पे पहुंचा होगा, लेकिन ए रेस्ट पे नहीं आएगा। ए आइनेशिया की वजह से अपवर्ड जाता रहेगा, एक जर्क लगेगा, डिसेलरेशन होना शुरू हो जाएगी, एक स्टेज पे टॉप पे जाके इसकी स्पीड भी फाइनल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो ड्यू टू इनर्शिया ए का मोशन पहले रेड कलर में मैंने शो किया हुआ है, वो है जिसमें टेंशन एग्जिस्ट कर रही थी और बॉडीज कनेक्टेड थी। और वो जो ब्लैक कलर में है, ये वो है जब बी हिट कर चुका है ग्राउंड को, उसके बाद ए का अपवर्ड मोशन ड्यू टू आइनर्शिया, एक जिसे जर्क सा पाथ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर टॉप पे रुकेगा और फिर नीचे आ जाएगा। सो आपको टाइम कौन सा कैलकुलेट करना है? फाइंड द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, मीन यहाँ पे until it becomes taut again, और ये इस तरह ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा और दोबारा यहाँ पे जब पहुंचेगा तो स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी। सो ये जो ब्लैक कलर वाला ऊपर वाला टाइम है और नीचे वाला टाइम, ये कैलकुलेट करना है। और बेसिकली तो दोनों टाइम सेम ही है, आपको कोई एक टाइम ही कैलकुलेट कर लेना है, डबल कर देंगे उसको। अब आपके पास जो ब्लैक पैच है उसमें टेंशन नहीं है, उसमें ये फ्री फॉल अपवर्ड मूव कर रहा है, तो उस वक्त इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगी अपवर्ड जाते हुए वो होगी -10, जो उसकी फाइनल स्पीड होगी वो होगी 0। सो ब्लैक पैच में आपके पास 2 इंफॉर्मेशन हैं। सो हम क्या करेंगे, थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, और वो थर्ड इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? इनिशियल स्पीड, जो कि उस रेड पैच की फाइनल स्पीड होगी। रेड पैच पे आपके पास 3 इंफॉर्मेशन हैं, टी भी है, ए भी है, यू भी है। सो आप कैलकुलेट कर लीजिए वहां से फाइनल स्पीड। जी रानिया, यहां तक बताइए, क्लियर है? जी सर समझ आ गया। आगे भी हो जाएगा अब? हो जाएगा। ओके क्या जी, है? ठीक हो गया। मेरे जी सर की उमैर। आवाज है। फिजिक्स का पेपर निकल मैथ्स का एमन भी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने सेंड किया हुआ है वो मैं देख लेता हूँ। ओके जी, इसमें कौन सा पार्ट है? आई थिंक बी पार्ट आपने कहा है। यस सर। A particle P of mass 0.4 kg is projected vertically upward from the horizontal ground with speed 10 मीटर पर सेकेंड। ये अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है तो यहां से उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड। ठीक हो गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट। सो आपने ग्रेटेस्ट हाइट के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल के लिए फाइनल आपने लिख ली होगी 0। और क्योंकि ये फ्री फॉल अपवर्ड मूव कर रहा है, इसमें कोई एक्सटर्नल और फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन होगी -10। तो आपने इसकी हाइट फाइंड कर ली होगी। वो मुझे बता दे, आपका पार्ट ए का आंसर क्या आया है? 5 meters। 5 मीटर्स। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं बी पार्ट स्टार्ट करने से पहले, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर रहा है, जैसा बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं और डाउनवर्ड थ्रो करते हैं, तो या डाउनवर्ड आ रहा होता है, तो उसमें अगर एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करें तो क्या वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स कुछ होगा? नो, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स भी नहीं होगा, माइनस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स भी नहीं होगा। हाँ, जब अपवर्ड जा रहा होगा तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जब और अपवर्ड जब जा रहा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। मीन आप कह सकते हैं कि इस केस में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, अभी जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, वो बी पार्ट मैंने स्टार्ट नहीं किया। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और इसी तरह ये तो अपवर्ड मूव कर रहा था, अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, तो जब डाउनवर्ड मूव कर रहा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा और पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा।
सो उस केस में होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। सो इसका मतलब जब ड्राइविंग फोर्स भी ना हो, रेजिस्टिव फोर्स भी ना हो, नॉर्मली स्पेशल केस अपवर्ड मूव कर रहा होता है, कि बॉल फ्री फॉल ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, तो उस केस में गेन इन वन एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन अनदर एनर्जी होता है। ठीक हो गया। सो अब देखिए जरा इसका बी पार्ट में क्या कहता है। व्हेन पी रीच द ग्राउंड again, it bounces vertically upwards. At the first instant that it hits the ground, P loses 7.2 joules of energy. ओके, मैं यहां बनाता हूं इसको। ये अपवर्ड गया, ये डाउनवर्ड आया। जब ये फर्स्ट टाइम यहां पे हिट कर रहा है ना, उसका हिट करने की वजह से 7.2 जूल्स ऑफ एनर्जी लूज हो रही है इस पॉइंट पे। ठीक हो गया। फाइंड द टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड इंस्टेंट एट विच। सो ये तो फर्स्ट इंस्टेंट पे जब वो हिट किया, अब दोबारा क्या होगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ये दोबारा हिट कर रहा है। ये फर्स्ट हिट है और ये सेकंड हिट है। आपको कह रहा है कि जब फर्स्ट हिट और सेकंड हिट के दरमियान उसने जो टाइम है वो फाइंड करना है। सो मतलब ये ऊपर जाने वाला टाइम फाइंड करना है और फिर ये नीचे वाला टाइम फाइंड करना है। इनफैक्ट कोई एक ही टाइम फाइंड करना है, यही टाइम सिर्फ फाइंड करेंगे, वो वापसी का भी वही होगा। अब अगर देखा जाए तो आपको फर्स्ट हिट के बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, लेकिन इतना पता है कि जो फर्स्ट हिट जब स्टार्ट किया था उस वक्त एनर्जी आपको पता थी, क्योंकि आपको स्पीड पता थी, उसकी 10 थी। और फर्स्ट टाइम जब उसने हिट किया तो आपको पता चल गया कि एनर्जी में लॉस कितना हुआ है, 7.2 जूल लॉस हुआ है। आप बताइए स्टार्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट में थी हाफ, मैस है इसका 0.4, 10 स्क्वायर। स्टार्ट में उसकी स्पीड 10 थी ना इनिशियल। सो ये कितना बन जाता है, कैलकुलेशन कीजिए। 20। 100 into 0.2 is that 20। Yes. सो 20 जूल्स उसकी काइनेटिक एनर्जी थी स्टार्ट में। अब जब उसने फर्स्ट टाइम हिट किया है तो उस वक्त 7.2 जूल्स एनर्जी लूज हो गई है। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब मुझे बताइए कि जब फर्स्ट टाइम हिट करने के बाद जब उसने यहां से दोबारा अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया, आप मुझे बताइए उसकी एनर्जी कितनी थी उस वक्त। 12.8। 20 जूल स्टार्ट में थी, 7.2 माइनस कर दें, तो 20 माइनस 7.2 इज 13 नहीं 12.8। 12.75। ये 7.25 नहीं है, 7.2 है, 12.8। तो 12.8। तो इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट में आपको पता चल जाएगी। इससे आपको इनिशियल स्पीड पता चल जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी स्टार्ट में है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। सो स्टार्ट में उसकी एनर्जी है 12.8, हाफ मैस कितना है इसका 0.4 वी स्क्वायर। यहाँ से स्पीड आपको पता चल जाएगी। बताएंगे स्पीड कितनी आ रही है इसकी। 8। 8। सो मेरा ख्याल है कि अगर आपको पता चल गया कि इनिशियल स्पीड 8 है, आपको पता है इसकी जहाँ पे भी टॉप पे रुकेगा वहां पे फाइनल स्पीड उसकी 0 होगी, एक्सेलरेशन -10 होगी, तो आप अपवर्ड टाइम कैलकुलेट कर लोगे, नीचे वाला टाइम भी वही होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके जी, क्लियर है। Yes, sir.
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये है किसका, खुद पहचाने। आई थिंक मशल का ये क्वेश्चन है। जी सर। ओके मशल, बताइए क्या इसमें कंप्लीट कर दूं, एक ही पार्ट है अच्छा इसका तो। सर मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आ रही कि जब हमने गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लेना है तो हम पार्टिकल ए का अकेला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो हम दोनों की ऐड कर रहे हैं, मतलब दोनों के masses ऐड करके ले रहे हैं। आप पूरा सवाल सॉल्व कर दें, मुझे समझ आ जाएगी प्रॉब्लम। अच्छा, आप मेरा ख्याल है कहना, आपने शायद मार्किंग स्कीम देखी होगी और उसमें जो काइनेटिक एनर्जी वो फुल सिस्टम की ले रहा है, वो ए और बी दोनों की। जी, क्योंकि स्पीड तो शेयर्ड लेकिन है, मास दोनों के ले रहा है। अच्छा, मतलब कि आप कहना चाह रहे काइनेटिक एनर्जी वो दोनों की ले रहा है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किसी की भी नहीं ले सिर्फ रहा है या ए, किसी एक ही ले रहा सिर्फ एक ही ले रहा है गेन इन पोटेंशियल है एनर्जी, सिर्फ। क्योंकि वो ए ऊपर मूव कर रहा है। अच्छा, चलो मैं जरा क्वेश्चन इसको पढ़ लेता हूँ कि वो थीटा एंगल पे था, स्मूथ पुली है, B hangs freely, the section AP of the string is parallel to the line of greater slope, the particles are released from rest with both sections of the string taut. Use an energy method to find the speed of the particles after each particle has moved a distance of 0.5 meter. Assuming that A has not yet reached the pulley. So अगर हमने find करना है to find the speed of the particles after each particle has moved a distance of 0.5 meter. तो अगर एनर्जी मेथड यूज करना है अलग, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये सोचूं कि हमने अलग अलग एनर्जी मेथड अप्लाई करें, बी पे अलग अप्लाई करें, सो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि टेंशन आपको नहीं पता होगी, ये एक मसला होगा। जी सर। और और अगर हम फुल सिस्टम को चलो लें तो फुल सिस्टम का फायदा ये होगा कि वो टेंशन कैंसिल हो जाती होगी, ऐसा ही है। जी सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा जो सिस्टम दोनों ही उसने लिए होंगे, उसने अगर काइनेटिक एनर्जी में गेन लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों के लिए होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ, अच्छा आपके पास जब ड्राइविंग फोर्स उसने ए के लिए ली है तो उसने ड्राइविंग फोर्स में टेंशन मेंशन किया है, ऐसे ही है। नहीं सर, जो एक सेकंड, मैं आपको मार्किंग स्कीम भेजती हूँ, उसमें इक्वेशन लिखी हुई है, उसने सिर्फ अच्छा ए मुझे को समझ एज आ ए। गई है, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। उसने बी के लिए जो होगी, जी। बी के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो 16 ली हुई है, जी सर। तभी उसने वेट, देखो ना मैंने आपको बताया था कि एनर्जी मेथड में वेट की वजह से आपने ना ही ड्राइविंग लेना है और ना ही रेजिस्टिव लेना है, ये बात आपको याद है क्या? जी जी सर, मैंने ये किसी और ने वर्किंग की हुई है, मेरी नहीं है। मैंने नहीं लिया था, मैंने सिर्फ लिया था नहीं नहीं, मैं 16 इंटू मैं समझ जाऊँ 16 इंटू किसी की भी पॉइंट वर्किंग है। फाइव फॉरवर्ड। आपने 16 इंटू 0.5 जो किया ये इसको वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स काउंट किया। जी सर। ओके, और मैंने जो कहा था कि एनर्जी मेथड में आपने वेट की वजह से जो वर्क होगा वो ना ही ड्राइविंग कंसीडर करना है ना ही रेजिस्टिव कंसीडर करना है, याद है ये बात? जी सर। उसकी वजह क्या थी? सर क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो उसमें वेट काउंट हो जाता है, इसलिए। उसमें वेट काउंट हो जाता है। अब अगर आपने ड्राइविंग फोर्स ले ली है ना 16 को, तो फिर आप पोटेंशियल एनर्जी फिर इसकी ना लें, कोई एक ही ले सकते हैं। सर समझ नहीं आया क्या मतलब। देखें, एक मैं आपको बताता हूँ, जब आपने पार्टिकल ए को कंसिडर किया
तो आपने इसकी ड्राइविंग फोर्स कंसीडर की होगी टेंशन फोर्स, ऐसा ही है। जी। आपने ए के लिए कोई रेजिस्टिव फोर्स कंसीडर की है? स्मूथ प्लेन है तो फ्रिक्शन भी नहीं है। आपने नहीं कंसीडर की ना? नहीं। ऐसे ऐसे ही बिल्कुल ठीक किया आपने। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपने ये जो वेट का ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला, क्या ये इस टाइम रेजिस्टिव का रोल क्रिएट कर रहा है या नहीं? आई थिंक कर रहा है। कर रहा है। लेकिन आप एनर्जी मेथड में इसको मेंशन नहीं करते, ऐसे ही है ना? जी। क्यों नहीं मेंशन करते? उसकी रीजन ये है कि वेट की वजह से जो आपका कॉम्प वेट की वजह से जो ड्राइविंग समटाइम्स बनता है और समटाइम रेजिस्टिव बनता है, इस केस में रेजिस्टिव बन रहा है, वो हम एनर्जी मेथड में मेंशन नहीं करते क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी में काउंट हो रहा होता है। ठीक। तो यही बात आपने पार्टिकल बी पे भी अप्लाई करनी है कि पार्टिकल बी पे भी जो वेट की वजह से आपका वर्क हो रहा है, वो आप ड्राइविंग में भी काउंट ना करें, रेजिस्टिव में भी काउंट ना करें। ठीक। आपने इसको, अब बी का बेसिकली हाइट कम हो रही है ना, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होनी है, तो आप बी का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिखें। और अगर मार्किंग स्कीम में नहीं आ रहा ना, उसकी रीजन ये है कि उसने इस वेट की वजह से ड्राइविंग फोर्स कंसीडर कर ली है। जी सर। तो मैं आपको एनर्जी इक्वेशन बना के इसकी बता देता हूँ, फिर आपको शायद क्लियर हो जाए। देखें, एक बात मैं फिर रूल बताता हूँ कि एनर्जी मेथड में हम वेट की वजह से, जो वेट के कंपोनेंट की वजह से या वेट की वजह से, ना ही ड्राइविंग कंसीडर करेंगे ना ही उसको रेजिस्टिव कंसीडर करेंगे। चले जी, अब मैं एनर्जी मेथड के लिए वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स पहले लिखने लगा हूँ। ए का वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स क्या है? टेंशन इनटू 0.5 आई थिंक। जी सर। ओके। उसके बाद ए पे कोई और रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। ठीक हो गया। ए पे कोई और उसके रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, वेट के कंपोनेंट को तो हम कंसीडर नहीं करते। ये ए पे ड्राइविंग भी काउंट होगी, रेजिस्टिव भी होगी। अब बी पे, अब बताइए ड्राइविंग फोर्स क्या है? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स कोई है? सर 16 × 0.5। 16 × 0.5। अब 16 वेट है ना, जी सर। हम वेट को काउंट नहीं करते होते। तो उसने वेट का कंपोनेंट लेके इसलिए ए में नहीं लिया। हाँ, इस उस ए में भी नहीं लिया और बी में भी नहीं लेना। हम ए में भी नहीं लेंगे वेट को, ए में भी नहीं लेंगे। देखें, ए में भी ये जो कंपोनेंट था ये रेजिस्टिव था, हमने वो भी नहीं लेना। और इसी तरह बी पे भी हम नहीं लेंगे। बी पे ठीक है भी सर। कोई ड्राइविंग फोर्स हम कहेंगे कि नहीं है, जीरो। सो अब बी पे रेजिस्टिव फोर्स क्या है इस टाइम? टेंशन। टेंशन। ऐसा ही है ना? जी। सो वो हो जाएगा -0.5 t इज इक्वल टू, अब आप बताइए, ए में पहले सिर्फ ए की बात करते, ए में गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, हमने इसमें गेन इन काइनेटिक एनर्जी, पहले मैं ए की बात करूं, हाफ मैस है ए का 0.8 v² हमने फाइंड करना है, फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है, इनिशियल 0 थी, ऐसे ही है। जी। प्लस ये ए के ऊपर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब बताइए ए की, वैसे उसने कॉमन वगैरह ले लिया वो भी ठीक है, मैं अलग अलग करके आपको शो बताना चाह रहा हूँ सिर्फ। अब ए का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है? गेन एंड पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ए में क्या है? जो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जो आ रहा है ना, वो आपको मैं एंड पे क्लियर करूंगा, ये स्टेटमेंट पूरी में लिख लूं एक दफा। सो ए में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है mgh, मैस है 0.8, जी है 10, और हाइट क्या होती है? d साइन थीटा, 0.5 साइन थीटा। साइन थीटा इस क्वेश्चन में गिवन है वो 3/5 है, तो मैं जी। साइन थीटा की जगह 3/5 ही लिख देता हूँ। 3/5 इज 0.6, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये हो गया गेन इन काइनेटिक एनर्जी और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। अब हम आते हैं बी की तरफ। बी की भी काइनेटिक एनर्जी में गेन है, सो हाफ मैस
उसका mass तो कितना 1.6 था 1.6 हाफ mass v स्क्वायर। और काइनेट पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, बी के पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, सो माइनस एम जी एच माइनस मैथ है उसका 1.6, जी है 10, और उसकी वो हाइट कितनी आ रही है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.5। 0.5। अब आप ये इक्वेशन देखें, इसको सॉल्व करें, आपका ये टी और टी तो कैंसिल हो जाएगा ना, -0.5 टी और -0.5 टी। आपका जी एक ही अननोन है वी और वो फाइंड हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये था कि उसने ये जो मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ उसने ये सब्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ इधर, ऐसे ही है। जी यही पूछना चाह रहे हैं ना, आर यू जी श्योर? जी। अब लेकिन यही चीज उसने इधर ऐड की हुई है। हम्म, 16 × 0.5 उसने लेफ्ट साइड पे किया हुआ ना ऐड, 16 × 0.5। जी जी किया हुआ। ये 1.6 × 10 बेसिकली 16 बन जाता है, 16 × 0.5 उसने वो उसने वर्क डन बाय हमने फॉरवर्ड फोर्स किया था। उसने उसको वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स कंसीडर कर दिया है। और ठीक है। मैं इसलिए नहीं करवाता होता, मैं इसलिए आपको मैंने एक याद बात करवाई हुई है कि वेट की वजह से आपने जो वर्क होगा उसको ड्राइविंग में भी काउंट नहीं करना, रेजिस्टिव में भी नहीं करना। अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे ना तो आप डबलिंग भी करोगे, आप उधर पोटेंशियल एनर्जी में भी कर रहे होगे, तो वो ठीक डबलिंग है हो सर। जाती है। तो इसलिए आप अपने माइंड में ये रूल रख लें कि जब आप एनर्जी मेथड अप्लाई करेंगे तो वेट की वजह से वर्क होगा, या वेट की वजह से या वेट के कंपोनेंट की वजह से वो वर्क समटाइम्स ड्राइविंग होगा और समटाइम्स रेजिस्टिव होगा। आपने उसको ड्राइविंग या रेजिस्टिव दोनों में काउंट नहीं करना, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा। ठीक है ये सर समझ स्लाइड आ हो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यासिर का क्वेश्चन और खदीजा का क्वेश्चन, और उसके बाद ओके जी, ये का क्वेश्चन तो बड़ा लेंथी है जो खदीजा ने और यासिर ने भेजा है, लेकिन चलें करना तो है, मैं कर देता हूँ 1 मिनट। सर पार्ट बी है मेरा। आप देख लें कि सॉरी, तो मैं दोबारा खदीजा को वापस भेज रहा हूँ। ये क्वेश्चन है जी। ओहो, ये पिक्चर बड़ी छोटी है ये, अच्छा चलो। अच्छा जी, ये यासिर आपको इसका कौन सा पार्ट चाहिए? सर ये मैंने भेजा है, इसका पार्ट बी नहीं आ रहा था मुझे। जी बिल्कुल, यासिर का भी यही है। चले जी, मैं सिर्फ पार्ट ए पढ़ लेता हूँ, फिर बी पार्ट की तरफ जाता हूँ। Particles P and Q have masses m kg and 2 m kg. The particles are initially held at rest 6.4 meter apart on the same line of greatest slope of a rough plane inclined at an angle alpha degree to the horizontal.
where sine alpha is 0.8. Particle P is released from rest and slides down the line of greatest slope simultaneously. Particle Q is projected up the same line of greatest slope at a speed of 10 meter per second. The coefficient of friction between each particle and the plane is 0.6. Show that the acceleration of Q up the plane is minus 11.6. So अगर आप पार्ट बी पूछें, इसका मतलब पार्ट ए आप कर चुके हैं। आपने पार्ट ए के लिए क्यू के ऊपर सारी फोर्सेस आपने लेबल की होंगी, रिजॉल्व की होगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए अप्लाई किया और माइनस 11.6 आ गया। ऐसा ही है? पार्ट बी है सर मेरा। जी सर। ओके जी, अब फिर आते हैं पार्ट बी की तरफ। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, इसका बी पार्ट मैकेनिक्स का। फाइंड द सर टाइम मुझे फॉर इसमें विच find the time for which the particles are in motion before they collide. Find the time for which the particles are in motion before they collide. ओके जी, पहले तो मैं एक सिंपल सा इसका केस करवाता हूं, और वो केस ये है। वो कहता है कि जब दोनों का कोलिजन होगा उस वक्त आपको टाइम बताना है कि क्या होगा। अच्छा, अगर तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो तो फिर ये कुछ ऐसा होगा, जरा देखिएगा आप। सपोज करते हैं कि हमें पता है कि क्यू ऊपर आ रहा है और पी नीचे जा रहा है, और दोनों इस पॉइंट पे आके इनका कोलिजन हो रहा है, पी डाउनवर्ड मूव करते हुए और क्यू अपवर्ड मूव करते हुए। ये एक स्टेज आती है जहां पे इनका कोलिजन हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या हिंट यहां पे पता है कि जब इनका कोलिजन होगा, जब इनका कोलिजन हो, क्या आपको टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद कोलिजन होगा। मुझे आप सिर्फ ये बताइए, जब इसका कोलिजन होगा दोनों पार्टिकल्स का, क्या टाइम तो हमने खैर फाइंड करना है, क्या आपको इन दोनों का एक्सेलरेशन बिल्कुल पता होगा। आपने क्यू का जिस तरह फाइंड कर लिया, इसी तरह पी का भी एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। क्या आपको इन दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल पता होगा, जब कोलिजन होगा उसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, या कोई और इंफॉर्मेशन आपको पता है जब उनका कोलिजन होगा उस वक्त आपको कोई इंफॉर्मेशन क्या पता है? सर उन दोनों का डिस्टेंस कवर्ड विल बी 6.4। यस, उन दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल का सम होगा 6.4। ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसका एक केस अभी सिर्फ डिस्कस करने लगूं, बट इसमें भी टाइम लगेगा। फिर मैं दूसरा एक केस की तरफ आऊंगा कि मुझे ये पता है कि ये दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल का सम 6.4 मीटर बन जाएगा, उस वक्त इनका कोलिजन होगा। तो मैं अब करूंगा क्या, मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी फाइंड करूंगा इन टर्म्स ऑफ टी, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ क्यू फाइंड करूंगा वो भी इन टर्म्स ऑफ टी, इज इक्वल टू रखूंगा 6.4, और वहां से फिर मैं टाइम उस इक्वेशन में से टाइम फाइंड कर लूंगा। ये मेरे माइंड में चल रहा है। अब जिस तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू जब करना है ना, तो क्यू के लिए आई विल अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस क्यू आ जाएगा, इनिशियल स्पीड क्यू की 0 थी ना, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया हुआ माइनस 11.6 टी नहीं सर, स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 10 है। क्यू की, ओ यस, क्यू की तो 10 होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, थैंक यू। सो ये है 10 टी। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू आ गया 10 टी। ये जरा कैलकुलेशन करें, 11.6 ओवर 2 इज, ये 2.2 आ रहा है सर। नहीं नहीं, 2 नहीं सर, रुके। सर 5.8। 5.8 सर। सो जिस तरीके से मैंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू का एक्सप्रेशन फाइंड किया है, इसी तरह मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी का भी एक्सप्रेशन फाइंड करूंगा। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए पहले मुझे उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसकी 4.4 आ रही है सर। एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? 4.4। खदीजा, इन्होंने जो 4.4 बताई है एक्सेलरेशन पी की, ये उसी तरीके से इन्होंने फाइंड किया जिस तरह क्यू की फाइंड किया है। मीन पी के ऊपर सारी फोर्सेस लेबल की और नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए करके इन्होंने 4.4 फाइंड किया। मैं इससे आगे चलूं? जी सर। चले, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी बनेगा, इनिशियल स्पीड पी की तो 0 ही है, तो यू टी वो 0 बन जाएगा।
प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 4.4 टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी बन जाएगा 2.2 टी स्क्वायर। अब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को इधर पुट करेंगे, 2.2 टी स्क्वायर प्लस 10t minus 5.8t is equal to 6.4। सर 5.8 स्क्वायर नहीं 5.8t स्क्वायर, बिल्कुल 5.8t स्क्वायर है। तो यहां से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास t के आंसर्स आ जाएंगे। एक मेरा ख्याल है शायद नेगेटिव होगा, कोई एक पॉजिटिव होगा, तो एक आंसर आ जाएगा। क्या यासिर और खदीजा को जहां तक मैंने ये डिस्कस किया है ये समझ आ गया है, या बाकियों को भी? जी सर। सो आपका क्वेश्चन था टाइम फाइंड करना, आपने टाइम फाइंड कर लिया। लेकिन लेकिन बात अब शुरू हुई है। अब मैं इसको रेज कर देता हूं। आप अगर मार्किंग स्कीम इस क्वेश्चन की देखें तो बड़ी स्पेशल सी इसकी मार्किंग स्कीम है। ये जो मैंने अभी मेथड किया है, आप ये कर लेंगे, आपको 4 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे। और बड़ी लीनियर मार्किंग उसने कर दी है, 4 आउट ऑफ। हालांकि ये जो मैंने अभी सॉल्व किया ये गलत किया है, इसमें मिस्टेक क्या है मैं अभी उसकी डिस्कशन उसके ऊपर करूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अभी कुछ भी अगर समझ ना आ रहा हो तो ये अगर आपने जिस तरह कर दिया क्वेश्चन, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक किया है, यू विल गेट 4 आउट ऑफ 5। लेकिन अब इसमें मिस्टेक क्या हुई है, अब उसकी डिस्कशन जरा करते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन हम करने लगे अब उस 5 मार्क्स में से 5 लेने के लिए। अब वो कैलकुलेशन क्या है? वो कैलकुलेशन ये थी कि मैंने बड़ा आइडियल सा केस लिया कि पी नीचे, क्यू जब ऊपर जा रहा था, पी उस वक्त नीचे आ रहा था और यहाँ पे उनका कोलिजन हुआ। हमें एक बात चेक करनी है, हमें ये बात पता है कि क्यू डीसेलरेट कर रहा था। ऐसा पॉसिबल है कि पी नीचे आ रहा था, क्यू जब ऊपर जा रहा था। तो जब ऐसा पॉसिबल है कि क्यू की अपवर्ड मोशन में क्यू कोलिजन से पहले पहले रेस्ट पे आ गया हो। ऐसा पॉसिबल है कि क्यू अपवर्ड जाते हुए उसका कोलिजन हुआ ही ना हो। जो हमने अभी केस डिस्कस किया उसमें ये केस लिया कि क्यू जब ऊपर जा रहा था, पी नीचे आ रहा था, कोलिजन हो गया। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है, क्यू डिसेलरेट कर रहा था, ये भी पॉसिबल है कि कोलिजन होने से पहले पहले क्यू रेस्ट पे आ गया हो। खदीजा, क्या ये बात पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। Possible. अब ये फिर कैसे चेक करें कि क्यू का कोलिजन क्या अपवर्ड जाते हुए हो गया था, या क्यू का कोलिजन कोलिजन से पहले वो रेस्ट पे आ गया था? अगर वो पहले ही रेस्ट पे आ गया था, इसका मतलब फिर तो क्यू रेस्ट पे आ गया होगा, उसके बाद नीचे दोबारा वापस जाना शुरू हो गया होगा। तो क्यू जब नीचे जाना शुरू हो गया होगा, पी भी नीचे जाना शुरू होगा, फिर कहीं कोलिजन बाद में हुआ होगा। अब मैं ये बात कंफर्म करना चाहता हूं कि क्यू का कोलिजन जब हुआ तो कहीं उससे पहले पहले जो रेस्ट पे तो नहीं कहीं आ चुका था। अगर ये रेस्ट पे आ चुका था तो फिर तो इसका मतलब वो जो पहले सिनेरियो लिया वो डिफरेंट है। क्योंकि अगर सपोज करें क्यू यहाँ पे जाके रेस्ट पे आ गया, मैं एक केस ले रहा हूं, और जिस टाइम क्यू यहाँ पे रेस्ट पे आया उस वक्त पी अगर यहाँ पे हुआ, तो फिर क्या होगा इसके बाद? इसके बाद होगा कि क्यू तो नीचे जाना शुरू कर देगा, नीचे जाते जाते, और वो पीछे से वो भी उसके पीछे आते आते फिर इसका मतलब वो वापसी पे दोबारा कहीं उस वक्त ही कोलिजन हुआ होगा। तो पहली बात अब मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूं कि क्या क्यू जब अपवर्ड मूव कर रहा था उस वक्त कोलिजन हुआ भी है कि नहीं। अब ये कैसे कंफर्म किया जाए? आप ऐसा कीजिए, क्यू की फाइनल स्पीड आपको पता है एक स्टेज आएगी कि जीरो हो जाएगी। फाइनल स्पीड इसकी ले लें जीरो, और चेक करें जब क्यू की फाइनल स्पीड थी जीरो, उस वक्त कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था क्यू का और क्या टाइम था उस वक्त। आप उसी टाइम के अगेंस्ट फिर पी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करें डाउनवर्ड,
और दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल को ऐड करें। अगर दोनों के डिस्टेंस ट्रेवल को ऐड करें और आंसर 6.4 या 6.4 से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है बड़ा आइडियल सिनेरियो है, क्यू ऊपर जाते हुए कोलिजन हो गया है। लेकिन अगर दोनों के डिस्टेंस को ऐड करने से 6.4 से कम डिस्टेंस हुआ, इसका मतलब कोलिजन अभी नहीं हुआ, उनमें गैप था। सो अब मैं क्या करने लगा हूं, क्यू की कैलकुलेशन। क्यू की मुझे एक्सेलरेशन पता है -11.6, फाइनल स्पीड है इसकी 0, इनिशियल स्पीड है इसकी 10, शायद आपने बताई थी, कहीं लिखी हुई है 10। आप ऐसा कीजिए कि वो टाइम और वो डिस्टेंस फाइंड कर लें जब इसका फाइनल स्पीड 0 हो गई। जी जल्दी से टाइम बताइए क्या आ रहा है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की कैलकुलेशन करके मुझे टाइम बताइए क्या आ रहा है। फाइनल स्पीड 10, इनिशियल नहीं, फाइनल स्पीड 0, सर टाइम आ रहा है 0.862 टाइम आ रहा है 0.862, बिल्कुल ठीक आ और रहा है। डिस्टेंस अब आ आप रहा ऐसा है करें, 4.31। डिस्टेंस आ रहा है 4.31, 4.31, आर यू श्योर? जी सर। जी सर। ओके, डिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब क्यू टॉप तक पहुंच गया, रेस्ट पे जब आएगा उस वक्त उसको टाइम लगा 0.862 और डिस्टेंस ट्रेवल किया 4.31। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसी टाइम ड्यूरेशन में पी ने डाउनवर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उस डिस्टेंस को, क्यू पी के डिस्टेंस को और क्यू के डिस्टेंस को 4.31 को ऐड करेंगे, वो आना चाहिए 6.4 या उससे ज्यादा। लिख तो फिर तो ठीक है, अगर उससे कम आया तो इसका मतलब कोलिजन से पहले पहले क्यू रेस्ट पे आ गया था। अब पी के लिए आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि उसका एक्सेलरेशन शायद 4.4 बताया था, इनिशियल स्पीड उसकी 0 है। अब मैं टाइम लेने लगा हूं 0.862 के, इस टाइम में पी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताइए भाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी कितना आ रहा है? फिर 1.635। 1.635। इन दोनों को डिस्टेंस को ऐड करें, देखें क्या इन दोनों का सम 6.4 या उससे ज्यादा हो रहा है। नो सर, कम आ रहा है। नो 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 नो, इसका मतलब क्यू जब अपवर्ड मोशन में था उस वक्त तो कोलिजन हुआ ही नहीं है। जो हमने पहला क्वेश्चन पूरा केस सॉल्व कर दिया था उसमें तो हमने ये अज्यूम कर लिया था कि क्यू ऊपर आ रहा है, पी नीचे ट्रेवल कर रहा है, दोनों का डिस्टेंस का ट्रेवल 6.4 मीटर बन रहा है, तो आपने टाइम फाइंड कर लिया। सो आपको क्वेश्चन की डेप्थ समझ आई है खदीजा, ये बात इस क्वेश्चन की। सर, अब आगे क्या करेंगे? अब ये तो कंफर्म हो गया, ये जितनी कैलकुलेशंस की हैं आपको पता होनी चाहिए। मैं बात थोड़ी देर बाद दोबारा इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे दोबारा पूछूंगा। मैं अभी रेज करने लगा हूं यहां से। अब हुआ ये कि क्यू ने अपवर्ड ट्रेवल किया इतना, और वो आ गया रेस्ट पे, और पी ने उस वक्त ट्रेवल किया इतना। इन दोनों के दरमियान गैप बताइए कितना आ रहा है। दोनों के डिस्टेंस का ट्रेवल का सम में करें और 6.4 में से माइनस करें, इनके दरमियान गैप बताइए कितना आ रहा है। 0.455। 0 पॉइंट, दोबारा बोलिए। 55। 455, ये गैप है। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये था क्यू का मोशन अपवर्ड, ये था पी का मोशन डाउनवर्ड। अब होगा क्या कि अब क्यू डाउनवर्ड मोशन में स्टार्ट हो जाए, क्यू नीचे जाना शुरू हो जाएगा यहां से। अब क्यू नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही है। तो क्यू नीचे जाना शुरू हो जाएगा, उसके पीछे पीछे पी आएगा, और एक स्टेज आएगी कि कोलिजन होगा। अब मुझे ये बताइए कि यहां से अब आपको आगे क्या से, पहले तो आपको पता चल गया था कि दोनों के डिस्टेंस के ट्रेवल का सम 6.4 होगा तब कोलिजन होगा। अब आप बताइए कि कब कोलिजन होगा। अब आपको डिस्टेंस के बारे में ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है कि यार ये डिस्टेंस जब ट्रेवल होगा पी और क्यू का तो उस वक्त कोलिजन होगा। सर जब पी इतना डिस्टेंस कवर करेगा तब कोलिजन होगा।
देखें सर जब उनके क्यों, डिस्टेंसेस का डिफरेंस 0.455 हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो जब P का डिस्टेंस ट्रेवल Q के डिस्टेंस ट्रेवल से 0.455 ज्यादा होगा तब कोलिजन होगा। आपको मैं एक वैसे एक आइडियल एक नॉर्मल और केस देता हूँ कि ये है P और ये है Q। इस टाइम मैं कहता हूँ कि ये इन दोनों में गैप है 2 मीटर। सपोज Q इधर जा रहा है और P भी इधर जा रहा है, ठीक है। दोनों का कोलिजन तब होगा जब P का डिस्टेंस ट्रेवल और Q का डिस्टेंस ट्रेवल का डिफरेंस 2 मीटर होगा। मीन अगर मुझे ये बताइए, अगर Q ने डिस्टेंस ट्रेवल किया हो 7 मीटर, Q ने अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया हो 7 मीटर, तो P को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कोलिजन करने के लिए? 9। 9 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Q शुड बी 2, मीन 9 माइनस 7 इज 2। तो तभी खदीजा ने कहा है कि उनके डिस्टेंस ट्रेवल का डिफरेंस 0.455 होना चाहिए। ये बात समझ आई है? तो अब आपको ये पता चला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Q शुड बी 0.455। ये होगा। अब जिस तरीके से प्रीवियस जो एक केस हमने लिखा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P का एक्सप्रेशन दोनों के लिए फाइंड किया था, Q का दोनों के लिए फाइंड किया था और उनका डिफरेंस 0.45 लिया था। अब उसके लिए सारी वर्किंग होने लगी है। अब जरा देखिए, अब जरा सिनेरियो, पहले किसका फाइंड करूं? Q का फाइंड करूं? चले Q का फाइंड कर लेते हैं। सो अगर Q का करना है तो अब आपको Q क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है। अच्छा, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आप वो दोबारा नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में अप्लाई कर लेंगे। आप जिस तरीके से -11.6 आपने कर लिया था, आप उसी की तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉरी, जब वो Q डाउनवर्ड मूव करेगा तो उस वक्त आपको नेट फोर्स का दोबारा फॉर्मूला लगाना है और उससे आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। और वो एक्सेलरेशन आई थिंक दोनों की एक्सेलरेशन सेम ही होगी, 4.4 ही आएगी इसकी भी। क्या ऐसा है कि नहीं? 4.4 ही आएगी। चले मैं करके दिखा देता हूँ Q की। P की तो 4.4 थी ना, तो Q की भी 4.4 ही होगी। अब जरा देखिए वेट कितना था इसका, 20 m। और इसमें फ्रिक्शन भी है ना, रफ प्लेन है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अप, इस तरफ है फ्रिक्शन। सो अब इसके ऊपर जो फॉरवर्ड फोर्स है वो है 20 m माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m 20 m चलिए तो 20 नहीं है ना, साइन होगा। 20 m साइन अल्फा, 20 m साइन अल्फा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मैथ था इसका 2m और एक्सेलरेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके जी, 20 m साइन अल्फा है आपके पास 0.8। फ्रिक्शन है म्यू आर, म्यू इस क्वेश्चन में 0.6 गिवन था और आर है बेसिकली वर्टिकल कंपोनेंट, मीन 20 m cos अल्फा, 20 m cos अल्फा। अगर साइन अल्फा 0.8 है तो cos अल्फा क्या होगा? 3/5। 0.6 इज इक्वल टू 2ma। आप अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो आपको m तो कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू 0.8, m सब में 4.4 है तो कैंसिल हो जाएगा। 20 इंटू 0.8 16, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 20 चेक करें। हम्म, 7.2। इज इक्वल टू 2a। यहाँ से एक्सेलरेशन बताएं।
4.4। 4.4। सो एक्सेलरेशन 4.4 होगी कि वो सब प्लेन वगैरह सेम था, पी के लिए भी और क्यू के लिए भी, और एम तो वैसे भी कैंसिल हो जाता है उसके लिए भी और इसके लिए भी, तो इसलिए ये सब कुछ सेम है, तो वो 4.4 ही आएगा। अच्छा जी, अब आप क्या करें, मैं ये रेज करने लगा हूँ, चलें। अब आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू का एक्सप्रेशन बनेगा, इसकी यूटी इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, अब प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 4.4 और टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू आपके पास आ चुका है 2.2 टी स्क्वायर। अब इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी फाइंड करेंगे, लेकिन जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी फाइंड करेंगे तो उसका एक्सेलरेशन तो आपको पता है, लेकिन अब आपको एक और काम करना है कि अब आप उसका जर्नी यहां से आगे काउंट कर रहे हैं, यहां से आगे काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इनिशियल स्पीड इसकी पता होनी चाहिए। जब स्टार्ट में थी तो उस वक्त तो इनिशियल स्पीड पता थी, 0 थी। आपको पहले इस पॉइंट पे इसकी स्पीड फाइंड करनी है, इस पॉइंट पे स्पीड फाइंड करनी है। सो वो फाइंड करना वैसे मुश्किल नहीं है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए और हो जाएगी वो। अच्छा जी, स्पीड उस पे फाइंड करने के लिए हम क्या करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल स्पीड फाइंड करनी है, इनिशियल 0 थी, एक्सेलरेशन 4.4 थी, वो टाइम क्या आया था, 0.862 था शायद। जी कंफर्म करेंगे टाइम क्या जी था, सर 0.862। कैलकुलेशन करें और फाइनल स्पीड बताइए क्या बन रही है। 3.79। 3.79 स्पीड, सो यहाँ पे स्पीड उसकी 3.79 है। तो यहाँ से आगे अब इसकी इनिशियल स्पीड बेसिकली 3.79 बन गई। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी जब करना है, सो यू टी इनिशियल स्पीड इसकी 3.79 टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इसकी 4.4 टी स्क्वायर, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी आ जाएगा 3.79 प्लस 3.79 टी प्लस 2.2 टी स्क्वायर। अब ये दोनों आप इधर पुट कर दें और क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, मेरा ख्याल है कैंसलेशन हो जाएगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी है 3.79 टी प्लस 2.2 टी स्क्वायर माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू है 2.2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.455। सो 2.2 टी स्क्वायर माइनस 2.2 टी स्क्वायर, बताइए टाइम क्या आ रहा है, 0.12। 0.12। और उसने क्वेश्चन में कहा था कि टोटल टाइम बताएं बिफोर कोलिजन। एक तो ये टाइम है, ये वो टाइम है जो क्यू का रिटर्न जर्नी, जो स्टार्ट वाला टाइम था वो कितना था, वो आपने 0.862, सो 0.862 प्लस 0.12 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्या आ रहा है, 0.982। चेक करें, आंसर यही है। जी सर यही है। सर आपने ऐसा क्वेश्चन तो नहीं दिया होगा कल के एग्जाम में? ये किस ईयर का पेपर है खदीजा, सर 2021। सर ये अक्टूबर नवंबर 21। और ये हमारा ही वेरिएंट है, ऐसा ही है ना।
4-2 है। ये 4-2 है। 4-2 है। और ये उस साल आया था जिस साल हमारे सारे पेपर मई जून में नहीं हुए थे, हमारे सारे पेपर अक्टूबर नवंबर में हुए थे। तो ये हमारी दफा ही बेसिकली पेपर आया। नॉर्मली तो मई जून में ही होते हैं, तो उस वक्त वो कोविड के दिनों में मई जून के पेपर कैंसिल हुए थे, हमारे अक्टूबर नवंबर में हुए थे। तो ये हमारी ही जो लॉट गुजरी है पाकिस्तान में, उन्होंने ये पेपर अटेम्प्ट किया था। सो मेरा अपना भी ये ख्याल है कि ये हम बाकी टीचर्स भी अक्सर ये डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है नहीं, सॉरी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है नहीं, इसमें वर्किंग बहुत ज्यादा है। तो कुछ टीचर्स का ये कहना है कि शायद मार्क उस एग्जामिनर को पेपर सेट करने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि ये दूसरा केस बन रहा है। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, मार्किंग स्कीम वगैरह वो पहले सेट करते हैं। लेकिन मार्किंग स्कीम अगर पहले सेट की हो तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, कम से कम 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनना चाहिए। बहरहाल अच्छी बात यह है कि अगर किसी ने ये केस नहीं लिया, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया, तो फिर भी उसने, आप मार्किंग स्कीम देखेंगे तो उसने ऑल्टरनेट में उसमें एंड पे लिखा हुआ है उसके 4 मार्क्स फिर भी वो उनको दे रहा है, एक ही सिर्फ लूज हो रहा है। अच्छा जी, आगे कुछ और लोगों के, यासिर का हो गया, किसका रहता है, ये है मेरा ख्याल है मुस्तफ़ा अली, मुस्तफ़ा हैं, बिल्कुल हैं अली मुस्तफ़ा का। मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ, इसके बाद अबीहा का क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। जी अली मुस्तफ़ा, ये क्वेश्चन है आपका शायद। जी सर। इसका ए पार्ट बी पार्ट दोनों? सर सिर्फ बी पास। बी पार्ट। चलो मैं ए को देख लेता हूँ। अ कार हैज mass 1600 kg. The car is moving along a straight horizontal road at a constant speed of 24 meter per second and is subject to a constant resistance of magnitude 480 Newton. Find in kilowatt the rate at which the engine of the car is working. The car now moves down a hill inclined at an angle theta degree to the horizontal where sin theta is 0.09. ओके, अब वो कार नीचे आ रही है, डाउन है जी, ठीक हो गया। और वो जो एंगल है थीटा है। The engine of the car is working at a constant rate of 12 kilowatt. Okay. The speed of the car is 24 meter per second. At the top of the hill, 10 seconds later, the car has traveled 280 meter down the hill and has speed 32 meter per second. 10 seconds के बाद उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 280 मीटर है और उसकी स्पीड हो चुकी है 32 मीटर पर सेकेंड। Given that the resistance is not constant, use an energy method to find the total work done against the resistance during the 10 seconds. So in 10 seconds में, so in 10 seconds में चलें, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, हम एनर्जी इक्वेशन अगर पहले लिखें तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स माइनस work done against resistive force is equal to काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन है काइनेटिक एनर्जी में। एंड व्हाट इज हैपनिंग विद पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि डाउन द हिल आ रहा है तो उसमें लॉस है। ये मैंने जनरल पहले एनर्जी इक्वेशन लिख दी। अब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इस क्वेश्चन में कहीं पे नहीं गिवन, लेकिन आपको
पावर गिवन है, पावर, और पावर होता है W/T, ऐसे ही है ना। सो पावर आपके पास है 12 किलोवाट। सो यहां से पावर भी आपको पता है और टाइम भी पता है। सो पावर जनरेटेड बाय द इंजन जब आपको पता है, इंजन ऑफ द कार पता है और टाइम पे, तो वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स आ जाएगा। पावर है 12,000 को मल्टीप्लाई करना है आपने, 12,000 को मल्टीप्लाई करना है, टाइम कितना था 10 सेकेंड से, तो ये 120,000 बन जाएगा वर्क। क्या ये बात समझ आ गई कि वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स इज 120,000? जी सर। और वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, तो ये तो कैलकुलेट करना है ना हमने। गेन इन काइनेटिक एनर्जी है हाफ, मास है 1600, स्पीड थी इसकी 32 और 24, 32 हमेशा बड़ी, हम पहले लिखते 32 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, माइनस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास है इसका 1600, जी इज 10 एंड हाइट क्या होती है जब इंक्लाइन प्लेन पे, तो वो होती है d sin थीटा। डिस्टेंस है इसका 280 मीटर, सो d sin थीटा मीन 280, और sin थीटा भी आपके पास है 0.09। 25.2 है हाइट। सो अब आप इस इक्वेशन को देखें तो आपका सिर्फ ये वर्क डन अननोन है, बाकी सब इसके पास आपके पास है। सो कैलकुलेटर यूज करें तो वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक हो गया अली? जी ठीक सर, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट। ओके जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अबीहा का। सर अबीहा इसका बी पार्ट। इसका बी पार्ट इसी पेज के ऊपर, बी पार्ट तो नहीं है इसका, नेक्स्ट पेज पे, एक मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा जी, बी पार्ट है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पी इन द इंटरवल 0 to 20। इसके मार्क्स कितने? सर 6 मार्क्स। बी पार्ट है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पी इन द इंटरवल 0 to 20। ओके, देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। अ पार्टिकल पी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, the velocity v meter per second at time t seconds is given by v is equal to 0.5 t, v is equal to 0.5 t square minus 8 t plus 60। ओके, और आपको अच्छा, सिर्फ और सिर्फ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर 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 ये हो तो। मीन नॉर्मल मेथड क्या है कि आपको पता है कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये टाइम 0 से 10 के लिए वैलिड है, और जो सेकंड इक्वेशन है ये टाइम 10 से 20 के लिए वैलिड है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट आता है, तो 0.5 टी को 0 से लेकर 10 तक इंटीग्रेट करना है, और दूसरी जो इक्वेशन है 0.25 टी स्क्वायर माइनस 8 टी प्लस 60 को 10 से लेकर 20 तक इंटीग्रेट करना है। ये डिस्टेंस 0 से 10 सेकंड तक आ जाएगा, ये 10 से 20 तक आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर लेंगे। ये तो सीधा सीधा सिनेरियो लग रहा है कि ये है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने ये चेक करना है कि इन टाइम इंटरवल्स के दरमियान कहीं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो नहीं आया, या उसने डायरेक्शन तो नहीं चेंज की। क्योंकि अगर वो कहीं पे मिडिल में रेस्ट में आ गया है तो फिर आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। अगर आपको, मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको पता चल गया कि टाइम, सपोज आपको अगर पता चल गया ना टाइम 12 पे रेस्ट पे आ गया,
सो टाइम 12 पे रेस्ट पे अगर आया तो इसका मतलब आपने ये कैलकुलेशन स्प्लिट करनी है। आपने 10 से लेकर 12 तक कैलकुलेशन अलग करनी है और 12 से लेकर 20 तक कैलकुलेशन अलग करनी है और फिर उनको ऐड करना है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसको मैं P1 के थ्रू जरा आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखिए P1 में आपको पता है कि अगर ये कर्व हो एक 0 से लेकर अगर आपको 20 तक ये एरिया फाइंड करना, तो आप कर्व को इंटीग्रेट कर दोगे 0 से 20 तक, तो आपका एरिया आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर कर्व अबव द एक्स एक्सिस हो तो एरिया पॉजिटिव आता है और बिलो द एक्स एक्सिस हो तो एरिया नेगेटिव आता है। अब अगर आपकी कर्व कुछ ऐसी हो, आपको अगर फाइंड करना हो 0 से 20 तक, अगर आप 0 से 20 करेंगे तो आंसर गलत आएगा। अगर आपको ये एरिया फाइंड करना हो, ये वाला भी और ये वाला भी, तो आप क्या इसको 0 टू 20 करेंगे या 0 टू 8 अलग इंटीग्रेट करेंगे और 8 टू 20 अलग इंटीग्रेट करेंगे? क्या आपको लगता है? अलग अलग। अलग अलग। और उसकी लॉजिक ये है, मैं बताता हूँ दोबारा, आपको पता ही होगा वैसे, कि 0 टू 8 आप अगर एरिया देखें, अगर वो सपोज आ रहा है 50 और 8 से लेकर 20 अगर आपका एरिया आ रहा है सपोज 40, अगर वो 40 है तो आपको पता है कि टोटल एरिया बनता है 90। टोटल एरिया बनता है एक्चुअल 90 बनता है एरिया। लेकिन अगर आप एक ही दफा इंटीग्रेट करेंगे ना 0 से 20 तक, तो ये वाला एरिया पॉजिटिव आ रहा होगा इंटरनल कैलकुलेशन, और ये -40, तो 50 -40 वो आंसर आपको 10 दे रहा होगा। सो इसका मतलब आपको जब कर्व को भी इंटीग्रेट करना है तो आप ये देखते थे कि वो कर्व कहीं उसका वाई कहीं 0 तो नहीं आ रहा, ये एक्स एक्सिस है ना, कि वो एक्स एक्सिस को टच तो नहीं कर रही, वाई उसका 0 तो नहीं आ रहा। तो ये चीज आप चेक करते थे। अब यही बात इधर अगर देखें कि आपके पास जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो अगर तो कर्व ऐसी है 0 से लेकर 20, तो आप सिंपली 0 से 20 इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी कर्व कुछ ऐसी बन रही है, तो इसमें आपको एक स्टेज आ रही है, पता चल रहा है कि जहां वेलोसिटी 0 है ये, तो अगर वेलोसिटी कहीं पे 0 आ रही है तो आपने इधर से लेकर उधर तक अलग डिस्टेंस निकालना है और 8 से लेकर 20 तक अलग डिस्टेंस निकालना है और दोनों के पॉजिटिव आंसर्स को ऐड करना है। क्या जितनी ये मैंने थ्योरी बताई ये बात समझ आई है हमें? यस सर। अब मुझे ये चेक करना है कि ये वाला पार्टिकल 0 से लेकर टाइम 10 तक कहीं रेस्ट पे तो नहीं आया। वो कैसे चेक करूंगा मैं वेलोसिटी को 0 पुट करूंगा और टाइम भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ स्टार्ट में ही 0 पे था। इस इक्वेशन में मीन 0 से लेकर 10 तक के दरमियान कहीं पे रेस्ट पे नहीं आया। अब यही काम मैं दूसरी इक्वेशन के लिए चेक करूंगा। मैं वेलोसिटी 0 पुट करता हूं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं और चेक करना चाहता हूं कि टाइम 10 से 20 के दरमियान कहीं रेस्ट पे तो नहीं आया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फिलहाल तो आप कैलकुलेटर में जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसके टाइम के आंसर्स क्या आते हैं, और दुआ करें कि टाइम 10 से 20 के दरमियान ना हो। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, उसके मिडिल में आ गया थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन। एक 12 आता है और एक 20 आता है। ये इसी वजह से ट्रिकी था। अब आपने क्या करना है अभी? हाँ, अब 10 to 12 करेंगे, फिर 12 to 20 करेंगे। बिल्कुल। इसको आप इंटीग्रेट करोगे 0 से 10, इसको इंटीग्रेट करोगे 10 से 12, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे 12 से 20 और सबके पॉजिटिव आंसर्स को ऐड कर दोगे। सर लेकिन अगर इंटीग्रेट करके नेगेटिव आया तो हम उसको भी पॉजिटिव कर देंगे, ये डिस्टेंस है। बिल्कुल डिस्टेंस है क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है इसलिए। ठीक है, ठीक है। ओके जी, इसके बाद जी बताइए किसका क्वेश्चन अभी तक डिस्कस नहीं हुआ? ओके, आई थिंक सब क्वेश्चंस हो गए डिस्कस। आपका कल एग्जाम AM में है या PM में है? PM।
PM 12 o'clock। चलें, जो आपके पास रीसेंट पेपर्स हैं अभी, जो अगर आपने कोई रीसेंट पेपर्स अटेम्प्ट नहीं किए हुए तो पहले वो अटेम्प्ट करें। अगर रीसेंट पेपर अटेम्प्ट किए हुए हैं तो उससे बैकवर्ड आप चलते जाइए और जितनी तैयारी हो सकती है कीजिए। गुड लक, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।